मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं अंजलि और इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा, उत्तराखंड में दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनने की क्षमता। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीट के लिए आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। अमित शाह सासाराम, राजनाथ सिंह गयाजी, योगी आदित्यनाथ ने अररिया में की चुनावी रैली। वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सहित कई नेता चुनाव प्रचार में जुटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों में खलबली। भाग रहे बांग्लादेश। राज्य के कई इलाकों से बड़ी मात्रा में हथियार और बम बरामद। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। तीनों आतंकी देश में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। रजत जयंती समारोह देहरादून में आयोजित किया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पीएम ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान, सुनहरा भविष्य कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य के लिए संघर्ष करने वालों और बलिदान हुए लोगों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के विकास से संबंधित 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें सोंग बांध पेयजल परियोजना और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य में पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायक होगी। इसके अलावा पीएम ने तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज उत्तराखंड में पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा, जब राज्य की स्थापना हुई थी उस वक्त बजट 4,000 करोड़ था और आज उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में राज्य को अगले 25 साल का लक्ष्य तय कर उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को
स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य के विकास में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इन रुकावटों का सामना बड़ी कुशलता और दक्षता के साथ किया है। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी उत्तराखंड राज्य के विकास यात्रा की कहानी बयां करती है। प्रदर्शनी में उत्तराखंड की कला संस्कृति की झलक भी प्रदर्शित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं बागवानी, नवाचार, स्वयं सहायता समूहों, एडवेंचर स्पोर्ट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े व्यवसाय व स्थानीय लोगों से संवाद किया। लोगों ने पीएम से अपने अनुभव साझा किए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अंगोला की यात्रा पर है। आइए सीधे चलते हैं। India, for its role and its considerable weight in the world, assumes crucial importance in the set of countries with whom we maintain cooperation and friendship relations. And in order to illustrate this fact, I recall the visit that I paid to your country in the month of May this year, in which we have prospected initiatives and future realizations that have broadened the expectation of implementing the activities that we have identified as fundamental in order to propel the development of economic cooperation between our countries. I could notice during my stay in New Delhi the numerous technical and technological solutions that your country possesses, which are handy, functional, and adequate to our realities, which we think to use in order to attend and supply our needs in sectors such as agriculture, health, and industrial development of Angola. That opportunity when once again, in a short period of time, India and Angola are meeting at the highest level in order to discuss crucial topics of their relations, it is essential to seek to dynamize the implementation of decisions that have been made at bilateral level between our governments. And for such, I understand that it would be recommendable to conduct as swiftly as possible the next session of the Joint Cooperation Commission. It's necessary that these meetings are regular in order to avoid that the implementation of the commitments that we make can be indefinitely postponed with the risk of creating passivity that is not compatible in any way with the immense potential of exchanges existing between our countries at all levels. Excellencies, apart from institutional relations that we keep, we also welcome the participation of Indian investors and entrepreneurs in the Angolan economy, in which there is a very notable engagement of some, which by their pragmatism, dynamism, and the capacity to produce results
lead us to encourage others to follow suit so that they can explore the national market where there is vast opportunities in all sectors of economy they might be interested. Shortly, some legal instruments will be signed which will actually broaden the basis of our cooperation and contribute so that those line sectors can benefit from the capacities that our countries possess for the benefit of reciprocal development. Excellency, your country possesses solid knowledge in various fields of science, and in the current moments, Indian experts are on high demand everywhere on the world due to their recognized capacity and technical capabilities. That excellent performance of Indian professionals is a result of high quality of education, which obviously we want that may be accessible to more Angolan youngsters within an understanding that we would like to have India to increase as much as possible the scholarships, mainly for graduations and specializations in engineering and medical sciences. Let me highlight the fact that it is under this concept that we're developing a program of training of Angolan doctors by renowned Indian hospitals, Indian doctors in Angolan hospitals, where they convey valuable know-how to our health practitioners in order to equip them with advanced technologies of treatment of diseases of high complexity. Yet, in the field of know-how and experience sharing, where we also include the training, it is befitting to mention that we have great interest in maintaining partnership in the field of telemedicine, as well as to join your initiative of e-learning, which we would like to under which we would like to strengthen the Angolan virtual schools called Chilonga. Excellency, India has an history of active intervention in issues relating to international relations as a factor of global stability, which are indispensable for peace and global peace. It was thus in the past with the movement of non-allied countries, and now we see your very assertive approach in the seeking solution for the global south, playing a very useful balancing role in the current context, which is very troubled of the world that we are living in. In the African continent and also in the other part of our planet, we witness a perpetration of conflicts, and the emergence of others cannot be left not to be considered as concern. And it becomes major as we witness the intensification of war in Ukraine, under which we've heard dangerous narratives that can boost further the environment that is conducive to inclusion of great proportion apart beyond the two contending countries. This is obviously concerning, and it is in similar context whereby our countries need to seek to act in order to help to restore the role of the United Nations that cannot continue to be put below or even ignored in the search for solutions for political crises that international relations are facing nowadays. We see some initiatives with regard to the conflict in the Middle East. We are following attentively as they give signal that a set of solution is being provided in order to solve the intricate problem striking that region. And in this regard, the Republic of Angola encourages the United States of America and other countries that are associated to that effort in order to pursue the actions aimed at a fair solution that contemplates the establishment of the State of Palestine. I spoke about Africa a little bit earlier, and on our continent we have a lot of concerns that range from the Sahel region
going through to eastern DRC up to Sudan, where a perspective of a solution is being crafted that prevails there, with focused ceasefire between the warring party that was signed days ago, which we encourage lively, so that as from this event we can take steps towards a long-lasting peace. Once again, Madam President, you're welcome to Angola, and thank you very much for your attention. A seguir, o discurso da Senhora Presidente Draupadi Murmu. Excelência, meus profundos agradecimentos pela calorosa recepção. É uma grande honra para mim realizar. Beautiful country. I am delighted to be in Angola. I thank you for the invitation extended to me. आभारी हूँ। मेरे प्रतिनिधिमंडल में हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना और संसद के दो माननीय सदस्य श्री पी वासवा और श्रीमती डी के अरुणा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। महामहिम, आपको और अंगोला को की जनता को अंगोला के 50वें राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक बधाई। ये अवसर अंगोला के नागरिकों के साहस, धैर्य और संकल्प का उत्सव मनाने का है। हम अंगोला की प्रगति और विकास की यात्रा की सराहना करते हैं। साथ ही मैं आपको इस वर्ष अफ्रीका संघ की अध्यक्षता संभालने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारी आज की बैठक आपके इस वर्ष मई में भारत की सफल राज्य की यात्रा के 6 माह बाद हो रही है। इस यात्रा के दौरान हमने अपने दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश साझेदारी को सुदृढ़ करने और ऊर्जा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग तथा औषधि जैसे क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने का निर्णय लिया था। अभी थोड़े ही देर पहले हुई हमारी वार्ता में हमने पुनः इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने की अपार संभावनाएं मौजूद है। मैं संक्षेप में कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगी जहां हमें अपने आपसी सहयोग की और मजबूत करने की आवश्यकता है। कल मुझे अंगोला के संसद सदस्यों का संबोधित करने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि आप जानते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी दोनों देश, दोनों संसदों और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को परस्पर एक्सचेंज के माध्यम से एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए। भारत अपने संसदीय अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए तत्पर है। महामहिम, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में अंगोला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। साथ ही भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। भारत पेट्रोलियम रिफाइनिंग में अग्रणी देश में से एक है और हम अंगोला में विभिन्न रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने में रुचि रखते हैं। महामहिम, कृषि उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर एक आवश्यक तत्व है। भारतीय कंपनियां अंगोला में
यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने में रुचि रखती है, जो न केवल स्थानीय डिमांड को पूरा कर सके बल्कि एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी बढ़ाए। हमारे देशों को मिनरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में सहयोग को भी सशक्त करना चाहिए। अंगोला विश्व के प्रमुख डायमंड उत्पादक देशों में से एक है। वही भारत हीरा कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्यम में अग्रणी है। हम उन क्षेत्रों में अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग परस्पर लाभ के लिए कर सकते हैं। भारतीय कंपनियां अंगोला में क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में भी सक्षम है। ये सहयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और एआई जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जैसा कि आपने अपनी भारत यात्रा के दौरान देखा होगा, हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पब्लिक सर्विसेज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन और ई कॉमर्स को भी नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। हम इस क्षेत्र में अपने अनुभव अंगोला के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत आज विविध प्रकार के डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक विश्वसनीय एक्सपोर्टर बन चुका है। हम अंगोला की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है, जिसमें आपकी भारत यात्रा के दौरान घोषित डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का शीघ्र इम्प्लीमेंटेशन भी शामिल है। मुहिम भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। हम अंगोला को दवाओं एवं वैक्सीन की आपूर्ति, अस्पतालों एवं चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, टेलीमेडिसिन एवं कंसल्टेशन सर्विसेज, पैरामेडिकल स्टाफ, कैपिटल बिल्डिंग और ट्रेनिंग जैसे सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। कृषि भी हमारे दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत अंगोला की कृषि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता और हाई क्वालिटी सीड्स की सप्लाई से सहायता कर सकता है। यदि पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए तो भारतीय कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लॉन्ग टर्म लैंड लीज के माध्यम से अंगोला में निवेश कर सकती है। इस वर्ष आपकी भारत यात्रा के दौरान हस्तांतरित एग्रीकल्चर एमओयू इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। भारत अंगोला की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, विशेषकर सड़क और रेल नेटवर्क की विकास में भी सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत हर वर्ष 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कर रहा है। हमारे पास जो अनुभव और विशेषज्ञता विकास हुई है, उससे हम अंगोला में भी कनेक्टिविटी एवं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दे सकते हैं। भारत में निर्मित वंदे भारत हाई स्पीड रेलगाड़ियां हमारी रेल सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। हम ऐसे रेलगाड़ियों की आपूर्ति अंगोला को भी कर सकते हैं। हमारे दोनों देशों की जनसंख्या में युवाओं का अनुपात अत्यधिक है। ये आवश्यक है कि हमारे युवाओं को भविष्य के लिए उपयुक्त स्किल्स प्राप्त हो। भारत के आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत हम विदेशी नागरिकों के लिए लघु अवधि के ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चलाते हैं। मैं आपके सरकार से आग्रह करती हूं कि इस कार्यक्रम का अधिकाधिक उपयोग अंगोला के नागरिकों के लाभ हेतु किया जाए। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया
अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में है और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। महामहिम भारत अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के आपके प्रयासों की सराहना करता है। भारत सदैव संवाद और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। भारत और अंगोला संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हम दोनों इस बात से सहमत है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आवश्यक है ताकि सिक्योरिटी काउंसिल अधिक प्रभावी बन सके। हम इस दिशा में अपने प्रयासों में अंगोला के निरंतर समर्थन की अपेक्षा करते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम आशा करते हैं कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सदस्य बनेगा। अंत में मैं अंगोला में बसे भारतीय समुदाय का उल्लेख करना चाहूंगी जो हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु है। उन्होंने अंगोला के सामाजिक आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। महामहिम अपने वक्तव्य में आप बहुत सारे मुद्दे सामने रखे जैसे कि टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, उद्यमिता, साइंस, छात्रवृत्ति, डॉक्टर की कमी, उनका प्रशिक्षण और टेलीमेडिसिन, ग्लोबल साउथ के मुद्दे, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को दोनों देश मिलकर बातचीत करके उसको आगे बढ़ा सकता है और साझेदारी को हम मजबूत कर सकते हैं और विकास के गति को आगे बढ़ा सकते हैं। महामहिम, अंत में मैं ये पुनः दोहराना चाहूंगी कि भारत अंगोला के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि भारत अंगोला के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए सफल होंगे। एक बार फिर मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल को दिए गए स्वागत और आतिथ्य के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। Agradecemos a presença de Vossa Excelência. एक्सेलेंसीज, अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है और अब हम दूसरे कक्ष में जाएंगे। तो आप देख रहे थे इस वक्त ये सी तस्वीरें अंगोला से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अंगोलियाई समकक्ष जोआओ लोरेंको के निमंत्रण के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए। यकीनन ये ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुझे और अंजलि को दीजिए इजाजत। इन विशेष समाचारों में इतना ही। नमस्कार।